उत्तराखंड चारधाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दिल्ली से हम चारधाम यात्रा के लिए जाएंगे, तो पहले देख लेते हैं कैसे कैसे जाएंगे। मैंने जैसे यात्रा की है, ये दिल्ली से पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे टिप कर सकते हैं एक कप ऑफ कॉफ़ी। पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि ये देवों की भूमि है। यहाँ पर 4 धाम हैं जो गढ़वाल हिमालयाज़ में स्थित हैं। उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और ये चारों धाम गढ़वाल मंडल में ही आते हैं। यमुनोत्री धाम जो है वो मई में खुलता है और दिवाली पर बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं। जो तापमान रहता है गर्मियों में 60 डिग्री मिनिमम से मैक्सिमम 20 डिग्री तक रहता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, और जो मंदिर की ऊंचाई है समुद्र तल से वो 3200 मीटर तक है। गंगोत्री धाम भी मई में खुल के कपाट धाम के दिवाली पर बंद हो जाते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट है ये भी काफ़ी सुहावना है। टेम्परेचर जो है वो 5 से 6 डिग्री से लेकर 15 से 16 डिग्री तक रहता है गर्मियों के समय जब आप यात्रा पे जाएंगे। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 3415 मीटर है। केदारनाथ धाम भी उसी समय पर खुलता है। जो चारधाम यात्रा का समय है वो मई से अक्टूबर तक ही रहता है। वहाँ का तापमान 6 डिग्री से 15 डिग्री है गर्मियों में, और सर्दियों में -3 डिग्री से 5 डिग्री तक रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई है 3553 मीटर। बद्रीनाथ धाम का समय भी वही सेम है, और मई से अक्टूबर तापमान जो है वहाँ 7 डिग्री से 18 डिग्री तक रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में 0 डिग्री से 5 डिग्री तक रहता है। तो आइए आगे रूट की बात करते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी सामान जो आपको लेकर जाने ज़रूरी है यात्रा के लिए। तो आप अपना सामान, अपना बैग पैक करेंगे तो वाटरप्रूफ ट्रैवल बैग आपके पास एक होना ज़रूरी है। मल्टीपल बैग से अच्छा है कि आप एक अच्छा बैग लें, जिससे कि आपको मल्टीपल बैग्स, बहुत सारे बैग्स ना बनाने पड़ें और आपको यात्रा में दिक्कत ना हो। एक ही बैग में आप सारा सामान रख पाएँ, इसलिए एक प्रॉपर वाटरप्रूफ ट्रैवल बैग आप ले लें। ट्रैकिंग शूज़ जो लाइट वेट और अच्छी ग्रिप के साथ हों, क्योंकि आप ट्रैकिंग करेंगे यात्रा के दौरान। वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ फुल स्लीव जैकेट, क्योंकि वहाँ ठंडा रहता है, रात को काफ़ी ठंड पड़ जाती है, तो यात्रा में आपको सुविधा होगी। विंटर कैप, थर्मल इनर, वार्म शर्ट एंड स्वेटर, रेन कोट एंड ग्लव्स। रेन कोट आप अपने साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि बरसात कभी भी हो जाती है यात्रा में, उस इलाके में कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, तो रेन कोट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ग्लव्स रहेंगे तो और आराम रहेगा आपको। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर रख लें, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। कुछ नेसेसरी मेडिसिन, आप दवाइयाँ रख लें जिनकी ज़रूरत आपको अमूमन पड़ती रहती है। और हेडलैम्प या टॉर्च, मास्क और सैनिटाइज़र। कुछ सामान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कैसे कैसे हम यात्रा को शुरू करेंगे। तो यमुनोत्री हम जाएंगे सबसे पहले दिल्ली से। जो टोटल डिस्टेंस है वो 415 किलोमीटर है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपको कश्मीरी गेट या आनंद विहार से बस मिल जाएगी, वो जो मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार होते हुए वो आपको ऋषिकेश पहुंचा देगी। या फिर आप हरिद्वार से देहरादून भी जा सकते हैं। और अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट या हिंडन एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट देहरादून के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। आपको कश्मीरी गेट और आनंद विहार से बस भी मिलेंगी, और साथ में आपको टैक्सी या फिर आप खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। नई दिल्ली से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर है। अब अगर आप देहरादून या ऋषिकेश में से किसी एक जगह पर पहुंच चुके हैं तो आइए अगला रूट देखते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि ट्रेन से आप कैसे पहुंचेंगे ऋषिकेश या देहरादून तक। तो नई दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएगी। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद होते हुए, रुड़की होते हुए आपको हरिद्वार, और हरिद्वार से या ऋषिकेश या फिर देहरादून, जहाँ के लिए भी ट्रेन आपको मिले वहाँ पहुँच जाएंगे। अब आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच चुके हैं, तो आइए रूट नंबर 1 देखते हैं कि आप ऋषिकेश से यमुनोत्री तक कैसे जाएंगे। जो रोड का डिस्टेंस है वो 244 किलोमीटर है। और ऋषिकेश के बाद या देहरादून के बाद से आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, प्लेन भी नहीं मिलेगा, सिर्फ रोड से ही आप जा सकते हैं। तो रोड का डिस्टेंस हम देख चुके हैं 244 किलोमीटर। आइए देखते हैं रूट कैसे कैसे रहेगा। आपको ऋषिकेश से टूरिस्ट बस मिल जाएगी, मिनी बस मिल जाएगी, ट्रैकर चलते हैं वहाँ ट्रैकर मिल जाएंगे, रोडवेज सर्विस भी मिल जाएगी उत्तराखंड परिवहन की। ऋषिकेश से हम बढ़ते हैं आगे नरेंद्र नगर, चंबा, कंदीखाल,
कंदीखाल, हरकोट और यहाँ से होते हुए हम जानकी चट्टी पहुँच जाएंगे। गाड़ी जो है वो जानकी चट्टी तक ही जाती है, सड़क मार्ग वहीं तक है। उसके बाद आपको ट्रैक करके पैदल जाना होगा 7 किलोमीटर यमुनोत्री धाम तक। तो इस तरह आप दिल्ली से यमुनोत्री धाम पहुँचेंगे ऋषिकेश के रूट से, जिसमें कि आप ऋषिकेश तक आए हैं ट्रेन से, फ्लाइट से या बस से, और उसके बाद आप वहाँ से सिर्फ रोड के रूट से ही पहुँचेंगे, बस से, ट्रैकर से या मिनी बस जो भी वहाँ पे सवारी है, या फिर अगर आप खुद की गाड़ी से आए हैं या टैक्सी से तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अब हम रूट नंबर 2 देख लेते हैं। ये देहरादून से रूट है। देहरादून से यमुनोत्री 170 किलोमीटर है, ये थोड़ा कम पड़ता है। अगर आप देहरादून पहुँच गए हैं प्लेन से या ट्रेन से तो फिर आप इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप आपको देहरादून से सभी साधन मिल जाएंगे और यहाँ से मसूरी होते हुए नैनबाग, बरकोट और जानकी चट्टी पहुँच जाएंगे। यहाँ तक ही साधन मिलेगा आपको। उसके बाद आपको ट्रैक करना होगा 7 किलोमीटर का और आप इस तरह से यमुनोत्री धाम पहुँच जाएंगे। तो आपने दिल्ली से यमुनोत्री धाम तक की दूरी अब तय कर ली है, आप यमुनोत्री धाम तक पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से अगले धाम के लिए क्या रास्ता है। उससे पहले देख लेते हैं कुछ जगह जो यमुनोत्री के आसपास आप घूम सकते हैं। जब आप यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं तो आप थोड़ा सा वहां पर रुक जाएं, ठहर जाएं और आसपास की कुछ जगहों को भी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे सूर्यकुंड, दिव्यशिला, हनुमान चट्टी, खरसली, सप्तऋषि कुंड और गरुड़गंगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ, जिसकी दूरी है 227 किलोमीटर सड़क मार्ग से। यमुनोत्री से आप धाम से ट्रैकिंग करके जानकी चट्टी तक आएंगे और यहाँ से आप फिर से किसी भी साधन से जो रूट से आपको जाना है आगे बढ़ेंगे गंगोत्री की तरफ। तो जानकी चट्टी से सुखनौर, बरकोट, उत्तरकाशी, भटवारी, गंगनानी से होते हुए हर्षिल और हर्षिल से आप पहुँच जाएंगे गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं और गौमुख तक जाने का समय है आपके पास तो आप वहां से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके गौमुख तक जा सकते हैं। इसमें आपको आना जाना जो है 36 किलोमीटर पड़ेगा, तो आपको उसी हिसाब से जाना होगा कि आप जाकर वापस आ पाएँ। बीच में आपको रुकने की एक जगह मिल जाएगी और आप कोशिश करें कि इसको एक ही दिन में कवर कर लें, आना और जाना मिलाकर। तो दोस्तों गंगोत्री धाम के पास भी हम देख लेते हैं घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। भोजवासा, गंगनानी, केदारताल, गोमुख, गंगोत्री मंदिर, भैरव घाटी, जलमग्न शिवलिंग और तपोवन, ये सब जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें। इनमें से कुछ जगह हैं ट्रैकिंग की जहां आपको ट्रैक करके जाना है, तो अगर आप ट्रैकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। कुछ जगह इनमें ऐसी हैं जैसे तपोवन है जहाँ पर आपको अपना खुद का कैंप लगाना होगा, वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको सारा इंतज़ाम खुद से करना होगा, आप अपने इंतज़ाम से ही वहाँ जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम गंगोत्री के बाद केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ जाने के लिए सड़क से जो रास्ता है वो 402 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम आप से चल रहे हैं तो वहाँ से भी साधन आपको मिल जाएंगे और यहाँ से अब हम चलेंगे हर्षिल से होते हुए रगरी, मयाली, तिलवारा, चंद्रपुरी और गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से फिर हम देखेंगे पाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड। गौरीकुंड तक ही साधन आपको मिलेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी या पाटा से ही आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी। दोनों जगह पर हेलीपैड हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस होती है और वहाँ से आप सीधा केदारनाथ धाम जाकर दर्शन करके वापस आ सकते हैं। अगर आप टैक्सी से हैं तो कार पार्किंग सोनप्रयाग में है, वहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। ये और उसके बाद आपको वहाँ से थोड़ी दूर गौरीकुंड है, वहाँ तक के लिए आपको लोकल सवारी चलती है, वहाँ पे ट्रैकर मिल जाएंगे और गौरीकुंड तक आपको छोड़ देंगे। गौरीकुंड 5 किलोमीटर पड़ता है सोनप्रयाग से। उसके बाद आप वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पिट्ठू पालकी मिल जाएगी, या फिर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ट्रैक करके जा सकते हैं। तो ये रूट रहेगा आपका गौरीकुंड से जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली और केदारनाथ बेस कैंप। बेस कैंप पहुंचने के बाद इससे आगे पिट्ठू और पालकी नहीं जाते, वहां से आपको कुछ दूर पैदल जाना पड़ेगा और आप धाम पहुंच जाएंगे। अब आप केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने कवर किया है यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ धाम। 3 धाम आप कवर कर चुके हैं। अब केदारनाथ धाम के बाद अब हम चलेंगे
पहले देख लेते हैं केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां आसपास घूमने की जगह कौन कौन सी है। तो यहाँ पर है गांधी सरोवर, पाटा, प्रयाग, त्रियोगी नारायण मंदिर, चंद्रपुरी, कालीमठ, वासुकी ताल, शंकराचार्य समाधि और गौरीकुंड और चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर केदारनाथ धाम से और काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर काफ़ी ठंडा भी है। वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। तो आप अपने अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो अपना सारा सामान लेकर ही जाएं वहाँ, नहीं तो आप वहाँ पर ना जाएं। रोड डिस्टेंस देख लेते हैं अब केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए। तो केदारनाथ धाम के बाद आप फिर से ट्रैकिंग करके सोनप्रयाग तक आएंगे। सोनप्रयाग से फिर आपको ये सभी साधन मौजूद मिल जाएंगे। वहाँ से आप गुप्तकाशी, कालीमठ, उक्कीमठ, गोपेश्वर से होते हुए पीपलकोटी और जोशीमठ, फिर आपका पहुँच जाएंगे आप बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और वहाँ पर सबसे आखिरी गांव है इंडिया का, माना गांव के नाम से है, बहुत खूबसूरत गांव है। इसके बाद चाइना का बॉर्डर लग जाता है, तो आप इस गांव में घूमने भी जा सकते हैं, पास में ही है। तो इस तरह से हमने चारों धाम का पूरा रूट देखा और क्या साधन मौजूद हैं वो देखा है। इसके बाद देख लेते हैं बद्रीनाथ के आसपास घूमने की क्या जगह हैं। तो पंदुकेश्वर है, योग ध्यान बद्री मंदिर है, माना गांव है, सतोपंत झील है, तप्ता कुंड है, नीलकंठ शिखर, चरण पादुका, माता मूर्ति मंदिर, नारद कुंड, भीमपुल, गणेश गुफा, ब्रह्म कपल, शेष नेत्र, व्यास गुफा। दोस्तों ये सब चीज़ें हैं वहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। आप कुछ अपने साथ ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट से आपको उतनी मात्रा में एनर्जी मिलती है और कम क्वांटिटी आपको खानी पड़ती है और कम क्वांटिटी आपको लेकर भी जानी होती है। ये आपको एनर्जी देगा, आपकी यात्रा के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, ऑयली फूड आप ट्रिप के दौरान अवॉइड करें। ऑयली फूड ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, इससे आपको दिक्कत होगी, इससे आलस होगा और आपको ट्रैकिंग में भी काफ़ी समस्या होगी। और जब आप ट्रैवल करते हैं बस से या कार से, तो वहाँ के जो रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, वॉमिटिंग के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप कृपया ट्रिप से पहले ही ऑयली खाना जो है उसको अवॉइड करें। और रास्ते के लिए तो आप ऑयली खाना बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, सादा खाना खाएँ और फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हल्का महसूस करेंगे आप। और भरपूर पानी पीते रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है इलाके में। जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो काफ़ी पसीना निकलता है, लेकिन ठंड ज़्यादा होती है और पानी भी ठंडा होता है। आपको गर्म पानी कहीं रास्ते में नहीं मिलेगा। अगर आप खुद कैरी कर रहे हैं अपने साथ तो भी आप बहुत ज़्यादा पानी कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसे में पानी पीने का आलस हम करते हैं और पानी कम पीना और पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, आपका बीपी भी लो हो सकता है। तो पानी भरपूर मात्रा में आप पीते रहें और एक्लेमेटाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हैं, केदारनाथ जैसी जगह जहाँ पर आप चढ़ाई करेंगे, यात्रा करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, तो वहाँ पर हवा का दबाव कम होता जाता है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो आपको हवा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप थक रहे हैं, आप खड़ी चढ़ाई पर चल रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे जगह पर जाने से पहले आप वहाँ पहुँचकर, जब आप बेस में हैं, नीचे हैं, आपने चढ़ाई शुरू नहीं करी है, थोड़ा समय वहाँ बिताएं, ताकि वहाँ की आबो हवा से आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं। उसके बाद आप यात्रा शुरू करें, ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिले। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो मैं आगे डालता रहूँगा। इसकी विस्तृत जानकारी आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगी, जिसमें मैं आपको कितना समय आपको चाहिए, कितना समय लगेगा यात्रा के लिए और कितना खर्च आपको लगेगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। आपकी चारधाम यात्रा के लिए शुभकामनाएं।